नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। खास करके हम महंगाई की बात करेंगे कि आम आदमी आज कितना परेशान हो रहा है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग घबराइए नहीं। तो इसी बात को लेकर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। मैं आज आपको केवल डेटा दिखाऊंगा और ये डेटा मैंने सिर्फ सरकारी स्रोतों से लिया है। आरबीआई, एनएसओ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का ही ये डेटा है। सरकार का एक नैरेटिव रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक है। अभी पिछले महीने हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वर्ल्ड बैंक की मीटिंग अटेंड करने यूएस गईं, उसके बाद एक थिंक टैंक में उन्होंने ये वक्तव्य दिया। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की कि भारत में एफडीआई बहुत ही धीमी गति से आ रहा है और वो ये सार्वजनिक रूप से ये पूछ रही थी कि इन्वेस्टर्स को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं ये लोग आ रहे हैं? जबकि भारत में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये इन्वेस्टेबल फंड्स वो कहाँ हैं? इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं भारत आ रहे हैं? जिस व्यक्ति को इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, वो ये सवाल पूछ रहा है। ये थोड़ी हंसी की बात है। एक बार मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। मेरे हिसाब से हिस्ट्री विल बी वेरी हार्श ऑन निर्मला सीतारामन। ये शायद साबित होगा कि ये देश में आज तक की पिछले 75 सालों में सबसे खराब वित्त मंत्री रही हैं। निर्मला सीतारामन के इसी प्रश्न के पीछे जो डेटा है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हमेशा हमारे देश में बात जब आंकड़ों की होती है तो बड़े सेलेक्टिव तरीके से आप तक ये आंकड़े पहुंचाए जाते हैं। कभी ये ग्रॉस फिगर आपको बताएंगे, कभी नेट बताएंगे, कभी प्रोजेक्शन दे देंगे कि हम 2030 में कहाँ पहुंचेंगे, 40 में कहाँ पहुंचेंगे, 50 में कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन असली बात आपसे छुपी रहती है। इस फिगर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने दिखाया है। ये जो सफेद लाइन है ये ग्रॉस है, यानी कि कुल फॉरेन एक्सचेंज उस साल कितना आया भारत में, और जो लाल लाइन है वो दिखा रहा है नेट फॉरेन एक्सचेंज। मैं केवल आपको समरी दिखा दूं कि 2024-25 में नेट यानी कि जितना फॉरेन एफडीआई बचा वो 6.6 बिलियन डॉलर था। और ये अगर पीछे जाके देखें तो 2006-7 में हमारे यहाँ नेट एफडीआई 7.7 बिलियन डॉलर्स था। तो अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से नेट एफडीआई में भारी गिरावट आती जा रही है पिछले 3-4 साल से, यानी कि कोरोना के बाद से। एफडीआई एक बहुत अच्छा संकेत होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का, यानी कि बाहर वाले लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो हमारे देश में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, ये एफडीआई से पता चलता है। और अगर बाहर से ये एफडीआई कम होता जा रहा है 3-4 सालों में, तो ये एक खतरे की घंटी है हम सब के लिए। क्योंकि एक इतना बड़ा फॉल्स नैरेटिव चल रहा है हमारे देश में अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इसलिए ये सवाल मैं अक्सर अपने ऑडियंस से पूछा करता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ हु परफॉर्म बेटर, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ अगर हम लें तो कौन से प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी जी। और ज्यादातर लोग मेरे को, इनफैक्ट 90% से ऊपर लोग मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और वो इसलिए है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसका एक प्रोपेगेंडा फैल जाता है, एक विजुअल इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं कि देखो हाईवे बन रहा है, देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, देखिए एयरपोर्ट हमारे कितने अच्छे हो गए हैं, नए हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को हमेशा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की असलियत इससे बहुत फर्क है। यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है इंडियन जीडीपी यूएस डॉलर टर्म्स में, ट्रिलियन डॉलर्स में। और मनमोहन सिंह जी के अगर आप 10 साल देखें 2004 से 2014 तक, तो लगभग 2.86 टाइम्स हमारी जीडीपी बढ़ी थी।
और अगर नरेंद्र मोदी जी के 10 साल लें 2014 से 2024 तक, तो हमारी जीडीपी केवल 1.7 टाइम्स ही ग्रो की है। और ये फिगर भी आपको देखना जरूरी है, जहां पे मैंने जीडीपी पर कैपिटा प्लॉट की है डॉलर्स में। मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2.5 टाइम्स हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, और मोदी जी के टाइम में लगभग उसी दर से बढ़ी है जिस दर से जीडीपी बढ़ी थी। इस डेटा का सीधा सीधा मतलब ये है कि एज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक, एक आम आदमी होने के नाते, मेरे हालात मनमोहन सिंह जी के 10 साल में ज्यादा बेहतर हुए थे, जब हम कंपेयर कंपेयर करते हैं मोदी जी के 10 साल से। और इस बारे में जीडीपी को लेकर मेरा एक पर्सनल विचार भी है कि जब से मोदी जी आए हैं तभी से ये जीडीपी की बात पब्लिक में होने लगी है, जबकि ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जीडीपी फिगर्स को लेकर किसी भी आम आदमी का कोई मतलब, उससे संबंध नहीं होता है। अगर किसी आम आदमी को चिंता है, तो वो केवल रोटी कपड़ा मकान, हमारी महंगाई कितनी बढ़ रही है और हमारी इनकम किस रेट से बढ़ रही है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2021 में जब हमारी जीडीपी ने $3 ट्रिलियन पार किया था, उस समय देश में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। सारी भक्त मंडली और बीजेपी समाज उछल उछल कर ये कह रहा था कि देखिए, हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। ये मैंने सफर दिखाया है किस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ी है 2000 के बाद। $500 बिलियन हम 2000 में पार किया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। $1 ट्रिलियन 2007 में, और $2 ट्रिलियन 2014 13-14 में मनमोहन सिंह जी थे, तब हमने पार किया। फर्क ये है कि उस समय ये चीजें चुपचाप हो जाती थी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से ये सुझाव है कि मत पड़िए इस जीडीपी के चक्कर में। ये एक राजनीतिक नैरेटिव है, इसको अपनी जगह रहने दीजिए। आप हमेशा देखिए कि आपके हालात कितने सुधर रहे हैं या खराब हो रहे हैं। और इसी का लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे आंकड़े अब आगे दिखा रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-4 वर्ष हम सब के लिए थोड़ी-सी मुसीबत लाने वाले हैं। जितने भी मेरे मित्र हैं जिन्हें मोदी जी पर अटूट विश्वास है, उनका ये मानना था कि स्टॉक मार्केट तो हमेशा ऊपर जाएगा ही जब तक मोदी जी पावर में हैं, तो इस पर आप खूब पैसे लगाते रहिए। अक्टूबर से हमारा स्टॉक मार्केट गिरने लगा है, ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। और आज आज तो ऐसा बड़ा कांड हो गया है अदानी जी को लेकर कि यूएस अदालत ने उनके खिलाफ वारंट भी इशू कर दिए हैं। तो आज तो खैर गिरावट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा है कि किस ओर हमारी इकोनॉमी जा रही है। एक और संकेत कि हमारी इकोनॉमी अब धीमी होती जा रही है, कोरोना के दिनों में लोगों को बड़े आराम से लोन मिल जाता था। आप बैंक को फोन करिए या क्रेडिट कार्ड वालों को, आपको कैश मिल जाता था। यहाँ तक कि सरकार ने प्रोविडेंट फंड में से भी विड्रॉल अलाउ कर दिया था। दूसरे लोग घर से काम कर रहे थे, उनके खर्चों में कमी आई थी, तो सेविंग्स बढ़ गई थी। अब वो सारा पैसा खत्म हो चुका है। लोगों ने वो सारा पैसा या तो गाड़ियों में खर्च कर दिया या नए मकान लेने में। तो अब स्थिति ये है कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन थे, उनमें से एक बहुत हाई प्रतिशत ऐसा है कि वो लोन अब लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एनपीएज इन पर्सनल लोन इन सेक्टर्स में, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड, ऑटो और हाउसिंग में, ये तेजी गति से बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंताजनक सिचुएशन है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लोन्स लिए थे और शायद उसको वापस करने के लिए ये अब सोना गिरवी रख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि सोना क्या वो लोग छुड़ा पाएंगे? हमारा खाना किस तेजी से महंगा होता जा रहा है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो ये खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी प्राइस मालूम ही नहीं है। पिछले 2-3 महीने में वेजिटेबल्स बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर उसकी कीमतें बढ़ी हैं। फूड इन्फ्लेशन 11% से ऊपर पहुंच गया है अर्बन एरियाज में। और ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं,
वो 6 से 6.5% के बीच में लगातार चल रहा है, जबकि हमारा टारगेट था 4% का, ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है। और अगर आपको ये शौक लगा हो कि अक्टूबर में एकदम से आपका ग्रोसरी बिल कैसे बढ़ गया, तो उसका एक कारण है एडिबल ऑयल, खाने के तेल का, जो कि एक ही महीने के अंदर 20 से 25% बढ़ गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये इंपोर्टेड होते हैं और हमारा रुपया तेजी से इसी इसी दौरान में उसकी कीमत कम हुई है। और इधर दूध भी, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें भी एक महीने के अंदर या 2-3 महीने के अंदर 5 से 7% प्राइस इंक्रीज हुआ है। और फूड इन्फ्लेशन जो अप्रैल 2023 में 3.8% था, मार्च के महीने में 8.5% हो गया है और अक्टूबर आते आते 11% हो गया है। ये सारे आंकड़े आपको सरकारी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की साइट पर ये सारे आंकड़े हैं। और क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है, अब हमारी सरकार ये कहने लगी है कि जब जो हम इन्फ्लेशन कंप्यूट करते हैं, उसमें से फूड को बाहर निकाल दिया जाए। तो कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले महीने आने तक खाने का जो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पर, वो हट जाए और आपको ये बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन अब 5% हो गया है। 2014 से जब से मोदी जी पावर में आए हैं, तब से निरंतर हमारा रुपया वीक होता जा रहा है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले मोदी जी कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की भी साख गिर जाती है। ये वही पीरियड है जब हमारा रुपया बहुत तेजी से गिरा था, 50 के आसपास से लेकर वो सीधा 62 पर पहुंच गया था। उस समय मोदी जी ने ये कहा था। उससे पहले का जो पीरियड है 10 साल का, सन 1999 से लेकर 2009 तक, इसमें हमारा रुपया सबसे स्टेबल रहा था। और इसी वजह से यही पीरियड है जब हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई थी। लेकिन अब हमारा रुपया आज 84 रुपया, 84.5 रुपया पहुंच चुका है। तो जिस हालत से रुपया गिर रहा है, जिस गति से गिर रहा है, उसी गति से हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। यहाँ राइट हैंड साइड पर जो बॉक्स में वैल्यूज है, मैंने ये दिखाया है कि किस प्रधानमंत्री के टर्म के अंदर कितना रुपी डिवैल्यू हुआ था। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 5% कम हुआ था 99 से 2004 तक। उसके बाद यूपीए 1 लगभग 7% उसमें कमी आई थी। 2009 से 14 इसमें सबसे बड़ा ड्रॉप रुपी में आया था 28.8% का। मोदी जी के पहले टर्म में लगभग 13% रुपया गिरा और अभी जो दूसरा टर्म 2024 में खत्म हुआ है, उसमें लगभग 20% की कमी आई है। और इसके बाद भी रुपए की गिरावट निरंतर बनी हुई है। और आरबीआई का अगर आप डेटा देखें, तो आपको एक बड़ी चौंकाने वाली चीज वहां नजर आएगी कि पिछले 15-20 दिन में आरबीआई ने $26 बिलियन खर्च किए हैं गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए। उसके बावजूद ये फिगर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। हमारी इकोनॉमी का एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर है डीजल का कंजम्पशन या डीजल के कंजम्पशन की ग्रोथ। जब डीजल कंजम्पशन की ग्रोथ हाई होती है, उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। और अगर ये डीजल की ग्रोथ कम होती है, उस समय इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस ग्राफ में मैंने दोनों यहाँ पर प्लॉट किए हैं, जीडीपी की ग्रोथ और हाई स्पीड डीजल की ग्रोथ। ब्रॉड लेवल पर ये है कि दोनों फिगर्स में कुछ समानताएं हैं, लेकिन बिल्कुल 100% मैच नहीं है, इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट भी 0.6% है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप दिसंबर के बाद से हमारा डीजल कंजम्पशन देखेंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त में ये बहुत तेजी से नीचे आया है। थोड़ा सा पिकअप किया है सितंबर में, लेकिन हमारी इकोनॉमी यानी कि जीडीपी की ग्रोथ निरंतर वही रेट पर इसलिए बनी हुई है कि आरबीआई उस रेट पर अभी स्टिक कर रहा है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये काफी नीचे आएगी आने वाले दिनों में। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको कई और आंकड़े दिखा सकता था, हमारे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट,
इन सब को लेकर, और सभी का एक नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल से मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि भारतीय इकोनॉमी पूरे संकेत हैं कि उसकी ग्रोथ धीमी पड़ रही है, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है मेरे हिसाब से वो 6% 6.5 उसके बीच में आ जाएगी। सबसे सितंबर में जो भी आंकड़े आरबीआई ने रिलीज किए हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं थे, बहुत वीक थे। एक सबसे बड़ी चीज जो आप हम सबसे छुपी रही है वो ये है कि सरकारी स्पेंडिंग पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% कम हो गई है। तो इस वजह से भी जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कोर सेक्टर्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, सर्विसेज डाउन है, एग्रीकल्चर तक यहाँ पर डाउन है। तो एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। और आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।